राजस्थान में अपनी बर्खास्तगी पर राजेंद्र गुड़ा का गहलोत सरकार पर हमला, कहा महिला अत्याचार का उठाया था मुद्दा, यहां महिलाएं सुरक्षित नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में घर में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या, हमले में 3 लोगों की हुई मौत, 2 की हालत गंभीर। मणिपुर बर्बरता मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी, मामले में अब तक 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तो गुस्साए लोगों का गुस्सा फूटा। बिहार में भी होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, 24 जुलाई को शपथ ले सकते हैं 4 मंत्री, आरजेडी और कांग्रेस के कोटे से बनेंगे नए मंत्री। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नदी के बीचों बीच फंसी यात्री बस में सवार थे 40 यात्री, क्रेन के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में भारी बारिश के बाद बड़ी आफत, बारिश की वजह से दर्जनों घर ढहे, लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। मेरी पैदाइश से लेकर यहाँ आज तक की ज़िंदगी के बारे में छोटी छोटी चीज़ गहराई से पूछी गई। मैंने सच बोला है, जो भी होगा अच्छा होगा मेरे साथ, क्योंकि सच में बड़ी ताकत होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। सबसे पहले बात सीमा की करेंगे, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि सीमा डर गई है या फिर सीमा सच बोल रही है। सवाल ये भी कि या फिर सच और डर के बीच सीमा सिर्फ एक साजिश का मोहरा बनकर रह गई है, क्योंकि खुलासे तो कई हुए हैं लेकिन सीमा की ओर से बहुत बातें नहीं कही जा रही हैं, सूत्रों से कई जानकारियां मिली हैं। रिपोर्ट देखिए। उसकी सजा जो है वो सजाए मौत है। वापसी आएगी तभी मरेगी, नहीं आएगी तभी मरेगी। ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए। मुझे वापस ना भेजा जाए, भले यहाँ की जेल ही मंजूर है, वहाँ पता नहीं आपको जिल्लत दी जाएगी मैम मुझे। क्या सीमा डाकुओं की धमकी से डर गई है? उसे लगने लगा है कि पाकिस्तान पहुंचते ही गोली मार दी जाएगी, या फिर सीमा को ईर्ष्य निंदा का डर सता रहा है? उसे आशंका नजर आने लगी है कि पत्थर मार कर पाकिस्तान में उसकी जान ले ली जाएगी। अगर सीमा पाकिस्तान लौटी तो जान चली जाएगी, इसलिए वो नई कहानियां बना रही है। ये सवाल इसीलिए अहम है क्योंकि जान का खतरा कई लोगों से है। बलोच डाकू ने सर कलम करने की धमकी दी है। कुख्यात कट्टरपंथी मौलाना मियां मिट्ठू धमकी दे चुके हैं। सीमा के मकान मालिक का बेटा नूर मोहम्मद भी सीमा के विरोध में है। सीमा का परिवार, दोस्त और सीमा के पड़ोसी उसके साथ नहीं। इस्लाम में कोई भी शख्स जो है ना, जो मतलब कलमा तैयबा पढ़ चुका है ना जी, वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सजा जो है वो सजाए मौत है। वापसी आएगी तभी मरेगी, नहीं आएगी तभी मरेगी। ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है। पाकिस्तानी उसको कत्ल ही करेंगे। अगर वो डिसीजन ले भी लेती है कि मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊँ तो पाकिस्तान का माशरा उसको जीने नहीं देगा। उसकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है, क्योंकि ऑनर किलिंग के ऊपर बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान पहुंची सीमा को लेकर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव, जहां सीमा सचिन रहते हैं, वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। गलत नहीं है तो सचिन के साथ सौंप दी जाए। आगे इन फ्यूचर ये बोल रहे हैं कि सचिन को भी छोड़ के जाएगी या कैसे भी, वो उनका हेडक है, वो छोड़ के जाए नहीं जाए, सचिन को दुख हो या नहीं दुख हो, वो उनका फैमिली मैटर है। देखो पाकिस्तान में तो ऐसा हो कि ये यूँ कह रही है कि वहाँ मुझे पत्थरन से मार देंगे। अरे सीमा का सच क्या है, इसका पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां लगातार बारीकी से पड़ताल कर रही हैं, लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है इस जांच पड़ताल में कि नेपाल से आखिर किस रूट से भारत में सीमा हैदर दाखिल हुई है। अब सवाल उठा तो बिहार के एडीजी की सफाई भी सामने आ गई। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए क्या कुछ सफाई बिहार के एडीजी की तरफ से दी गई है। रिपोर्ट देखिए। क्या शातिर सीमा बेहद चालाकी से बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान में अपनी साजिश को अंजाम देने में लगी हुई है? सवाल के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। जांच इस बात पर भी हो रही है कि क्या वाकई सीमा आईएसआई की एजेंट तो नहीं है।
तहकीकात इस बात की भी हो रही है कि कहीं सीमा पाकिस्तानी सेना के इशारों पर ही तो काम नहीं कर रही। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आने वाली सीमा हैदर की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। तो सवाल सीमा हैदर की भारत में एंट्री को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर सीमा किस बॉर्डर को पार करके उत्तर प्रदेश पहुंची। सीमा नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश पहुंची। इसमें बिहार बॉर्डर काफी अहम है। आशंका इस बात की पहले ही जाहिर की जा चुकी है कि सीमा नेपाल से उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पार करके ही पहुंची है। बिहार बॉर्डर को लेकर उठते सवालों के बीच अब बिहार पुलिस के एडीजी का बयान सामने आया है। एडीजी जितेंद्र सिंह ने सफाई देते हुए कहा है कि सीमा की एंट्री भारत में बिहार के रास्ते नहीं हुई है। बॉर्डर के सीमावर्ती थानों, सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों की नेपाल और भारत के जो सीमावर्ती एसपी और डीएम हैं उनकी भी लगातार बैठकें होती हैं। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है। हम लोग बॉर्डर पर लगातार कार्रवाई करते हैं। जिस खास नाम पर आपने चर्चा की है वो संभवतः किसी अन्य राज्य का मामला है, वो बिहार का मामला नहीं लगता। साफ है कि उठते हुए सवालों के बीच बिहार पुलिस अपनी सफाई दे रही है। हालांकि जांच एजेंसियां फिलहाल सीमा की एंट्री कैसे हुई इसको भी जांच कर रही है। इधर रिपब्लिक भारत की टीम नेपाल में मौजूद है। हमारी टीम हर वो सच सामने लाने की कोशिश कर रही है जिससे जांच एजेंसियों को सहूलियत मिले और देश के सामने सच आए। सीमा सचिन ने एक ऐसा होटल चुना जहां पे उन्हें अपना आईडी प्रूफ ना देना पड़े, लेकिन इसी के साथ उन्होंने टैक्सी भी ऐसी चुनी जिसको वो परमानेंट ना रखे और बार बार टैक्सी चेंज करते रहे। दरअसल जिस होटल में वो रुके हुए थे वहां पर टैक्सी की व्यवस्था नहीं दी गई थी, लिहाजा वो होटल से बाहर निकलते, इसके बाद वो बार बार टैक्सी चेंज करके अलग अलग जगहों पर जाते, चाहे वो मंदिर जाए, चाहे वो मार्केट जाए, चाहे वो खाना खाने के लिए जाए। होटल के मैनेजर के मुताबिक ये बात कही गई कि हर बार वो नई टैक्सी से आते थे, नई टैक्सी से उतरते थे और नई टैक्सी में ही जाते थे, यानी कि उनकी ओर से कोई परमानेंट टैक्सी नहीं रखी गई जिसके चलते वो बाद में पकड़े जाए। ना सीमा और ना ही सचिन दोनों ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हर बारीकियों का ध्यान रखा। सीधे तौर पर कहें तो मानो सब कुछ बेहद बारीकी से प्री प्लानिंग हो जो साजिश की तरफ इशारा करते हैं। सचिन ने अपनी ओर से सिर्फ और सिर्फ नेपाली करेंसी का इस्तेमाल किया, चाहे वो होटल का पेमेंट करना हो या फिर टैक्सी करनी हो या फिर कहीं जाना आना हो, उसके पास नेपाली करेंसी थी। तो क्या सचिन ने नेपाली करेंसी एक्सचेंज करवाई थी? क्या सचिन को पहले से पता था, दोनों को पता था ये बात कि नेपाल में करेंसी नेपाली इस्तेमाल होगी, लिहाजा दोनों फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आए थे? क्या सचिन ये बात जानता था कि अगर करेंसी इंडियन दी तो फंस सकता है, वो रिकॉर्ड्स में आ सकता है, इसलिए उसकी ओर से जो करेंसी थी वो नेपाल की इस्तेमाल की गई? तो क्या कोई और भी था जो उनकी मदद कर रहा था लगातार? अब सवाल ये है कि सीमा सचिन हर रोज टैक्सी क्यों बदलते थे? दोनों के पास इतने नेपाली पैसे कहां से आए? कहीं सीमा हैदर किसी बड़े खेल का मोहरा तो नहीं? फिलहाल नेपाल से लेकर ग्रेटर नोएडा तक सीमा का सच क्या है इसकी पड़ताल जारी है। यूपी पुलिस, एटीएस, आईबी और केंद्रीय जांच एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीमा ने राष्ट्रपति को दया याचिका के साथ भारत की नागरिकता की गुहार लगाई है, लेकिन क्या सीमा को भारतीय नागरिकता मिलेगी? क्या कहता है कानून? चलिए आपको समझाते हैं। सीमा को भारतीय नागरिकता को लेकर सवाल खड़े हो रखे हैं। सीमा हैदर ने भारत में अवैध तरीके से एंट्री की है, यह एक बड़ा कारण है। इससे इस तरह से सीमा हैदर अवैध प्रवासी मानी जा रही है। इतना कि नहीं, कानून के मुताबिक उसे वापस भेजा जाएगा, मगर गैर कानूनी तरीके से एंट्री पर कार्रवाई भी हो सकती है। अब सीमा पर 5 साल की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। सिर्फ धर्म बदलने से नागरिकता लेने में कोई राहत नहीं है। सीमा हैदर को इसके लिए कानूनी तरीका अपनाना होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं भारत आने के लिए सीमा को वैध वीजा जो है वो हासिल करना होगा अगर नागरिकता चाहिए। भारतीय से शादी के लिए पहले पति को तलाक देना होगा, तब जाकर आपको नागरिकता मिल सकती है। इसके बाद इन्हें भारतीय शख्स से शादी करनी होगी। यही कारण है कि अभी नागरिकता को लेकर पेच जो है वो फंसा हुआ नजर आता है।